इसको ड्रॉ किए थे हम लोग, डीसी लॉर्ड लाइन का कंसेप्ट क्यों लाए थे। और ये डीसी लॉर्ड लाइन कंसेप्ट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दोनों के लिए डिफाइन होता है। जरूरत पड़ता है ओनली हम लोग को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में डीसी लॉर्ड लाइन का। अब इसका यूज देखिए, डीसी लॉर्ड लाइन का यूज क्या है। ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है, सर्किट को सही से डिजाइन करने का ये सब एक मैथमेटिकल टेक्निक है। डीसी लॉर्ड लाइन क्या होता है ये तो हम लोग देख चुके कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, मान लो ये VCE, ये IC। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, और ये IC का मैक्सिमम वैल्यू था, ये VCE का ये वैल्यू VCC के बराबर आ रहा था, और ये वैल्यू कितना आ रहा था, ये VCC/R ना। ये एक स्ट्रेट लाइन। और कैसे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे हम लोग, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया, नेट वोल्टेज फाइंड किया था। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से नेट वोल्टेज फाइंड किए थे हम लोग, ये सॉरी करंट IC फाइंड किए थे। तो ये शायद आया था माइनस VCE/RC ना, प्लस VCC/RC ये था। ये एक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन था। ये इक्वेशन लाए थे कैसे आप, आउटपुट सर्किट का नेट वोल्टेज फाइंड किया था VCE। ये जो आउटपुट सर्किट था कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का, ये कलेक्टर टर्मिनल, ये इमीटर टर्मिनल, इधर एक रेसिस्टर था RC, और एक बैटरी कनेक्टेड था यहाँ पर। तो ये पोटेंशियल फाइंड किया था C और E के, और इसमें एक करंट था कलेक्टर करंट IC। तो इसमें C और E के बीच का नेट पोटेंशियल फाइंड किए थे, फिर उसी को इक्वेशन को एडजस्ट करके ये इक्वेशन लाए थे। ऐसे चले थे नेट पोटेंशियल में, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल इक्वल टू VCE। तो इससे ये आया था। और ये एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें y की जगह आप इसको समझेंगे m स्लोप, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर किया था इसको। तो y की जगह IC है, स्लोप की जगह -1/RC, और इंटरसेप्ट की जगह इतना। फिर इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया हम लोग, तो ये आया था ये डीसी लॉर्ड लाइन। अब इसका यूज देखिए क्या है। उस डीसी लॉर्ड लाइन का यूज देखने के लिए एक और बात देखना है, क्यू पॉइंट क्या होता है। ये क्यू पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट, या इसी को ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ये डीसी लॉर्ड लाइन पर ही एक पॉइंट है, एक सर्टेन वैल्यू, एक ऐसा पॉइंट ऑन डीसी लॉर्ड लाइन, वो कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, VCC के आसपास भी हो सकता है, या ये इस पॉइंट के क्लोज भी हो सकता है, या मिड पॉइंट पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट इस डीसी लॉर्ड लाइन पर। और कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हो आप, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो जो भी होगा वो पॉइंट, उसी को क्यू पॉइंट बोलते हैं। और उसका कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट ये वोल्टेज होगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट ये IC का वैल्यू होगा। पहले तो एक ज्योमेट्रिकली हम लोग ज्योमेट्रिकली उसको डिफाइन कर ले इस क्यू पॉइंट को, फिर देखो फिजिकली ये क्या बताना चाहता है क्यू पॉइंट। ये चीज हो गया था डीसी लॉर्ड लाइन। तो क्यू पॉइंट के बारे में सबसे पहले ये लिखिए, इट इज ए पॉइंट ऑन डीसी लॉर्ड लाइन। इट इज ए पॉइंट ऑन DC Lord line having certain value of DC, certain DC value of IC and VCE। ऐसे लिखो इसको, having certain value of IC and VCE when
when input AC signal will be absent. देखो ये एक ऐसा पॉइंट है, डीसी लॉड लाइन पर ये पॉइंट डिफाइन होता है, कहीं भी ड्रॉ इस पॉइंट को दिखा सकते हो आप, इसको क्यू पॉइंट बोला। अब इस पॉइंट का अपना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एक कोऑर्डिनेट आईसी का वैल्यू होगा और एक कोऑर्डिनेट वीसीई का वैल्यू होगा। इधर नहीं दिख रहा है? ठीक, वहां तक दिख रहा है ना? देखो सबसे पहले क्यू पॉइंट में क्या बोल रहे हैं हम, ये एक पॉइंट है जो डीसी लॉड लाइन पर सिचुएटेड है, उसको क्यू से डिनोट किया। मान लो कहीं भी हो सकता है डीसी लॉड लाइन पर, अभी मान लो हम लोग यहां पर लिया उस पॉइंट क्यू को, तो इस पॉइंट में जो दो कोऑर्डिनेट डिफाइन करोगे, एक कोऑर्डिनेट तो किसका वैल्यू होगा, उस वीसीई का वैल्यू होगा एक कोऑर्डिनेट, और एक कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का किसका वैल्यू होगा, आईसी का वैल्यू। तो सपोज करो इस पॉइंट का जो वोल्टेज वाला वैल्यू है वो ये दूरी है, और इस पॉइंट का जो करंट वाला वैल्यू है वो ये हाइट है। तो इस पॉइंट का ये आईसी का वैल्यू है, इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे ICQ, और इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे VCEQ। क्यों अटैच कर रहे हैं, क्यों हम लोग क्यों लगा रहे हैं, इस आईसी के वैल्यू में क्यों लगाए, क्यों ये VCE के वैल्यू में भी क्यों लगाए, क्योंकि ये वैल्यू VCE का इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इस क्यू पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा VCE का, उसको VCEQ से डिनोट कर रहे हैं, और इस क्यू पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आईसी का वैल्यू होगा उसको ICQ से डिनोट कर रहे हैं। ये तो लिख ली होगे, पहले इसको मिटा लेने दो। देखिए सबसे पहले हम लोग क्यू पॉइंट में, ये एक पॉइंट है जो डीसी लॉड लाइन पर सिचुएटेड है बस। ठीक है, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, क्यू पॉइंट डीसी लॉड लाइन पर कहीं भी हो सकता है, और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो VCE का वैल्यू होगा, उस VCE के वैल्यू को VCEQ, वैल्यू ऑफ VCE कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट VCEQ, एंड इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग IC का जो वैल्यू होगा उसको ICQ। क्यों लगाए आप समझ रहे हो, दैट इज इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया VCEQ, और y कोऑर्डिनेट हो गया ICQ। देखो ये जो ICQ है ये डीसी आउटपुट करंट है, डीसी आउटपुट करंट when no any AC signal is applied in the circuit, when no any input AC signal will exist. AC signal will exist. देखो आपको जो सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, जिस एसी सिग्नल को, वो सब अब आएगा बाद में, अभी अगला क्लास सब में वही सब काम करेंगे। एक एसी सिग्नल लेंगे, उसका एम्पलीफिकेशन करेंगे। वो चीज आने से पहले आपको क्या क्या करके रख लेना है सर्किट में, वो रिस्ट्रिक्शन कंडीशन को देख रहे हो। आप कोई एसी सिग्नल को जो एम्पलीफाई करने जा रहे हो, उससे पहले क्या क्या जरूरी चीज है सर्किट में, तो एक चीज चेक कर लेना होगा कि आपका जो आउटपुट सर्किट है, उस आउटपुट सर्किट का डीसी करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, उस आउटपुट सर्किट में डीसी करंट कितना है, उस आउटपुट सर्किट का वोल्टेज क्या है, ये एसी सिग्नल डालने से पहले वही तो लिखे हैं यहाँ पर डिफिनीशन में। उस समय डिफिनीशन में क्या लिखे हैं, ये ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा पॉइंट ऑन डीसी लॉड लाइन जिसका करंट और वोल्टेज इनपुट सिग्नल डालने से पहले जो वैल्यू रखता हो,
तो आप अपने आउटपुट सर्किट में एसी सिग्नल डालने से पहले क्या आपका आउटपुट सर्किट में क्या डीसी करंट है, क्या वोल्टेज है, ये चीज को फिक्स्ड कर लेना कि हम अपना आउटपुट सर्किट में इतना डीसी करंट रखना चाहते हैं, इतना वोल्टेज अप्लाई करके रखना। ये जो वैल्यू है ये एसी सिग्नल डालने से, जब आप एसी सिग्नल डालोगे तो आउटपुट सर्किट का वोल्टेज भी चेंज होगा, आउटपुट सर्किट का करंट भी चेंज होगा, आईसी में चेंजिंग आएगा, वीसीई में चेंजिंग आएगा जब आप एसी सिग्नल डालेंगे तो। और वो जो भी करंट होगा आउटपुट सर्किट का नेट करंट, उसमें एसी कंपोनेंट एंड डीसी कंपोनेंट दोनों होगा। जब तक आप एसी सिग्नल नहीं डाल रहे हो तब भी आउटपुट सर्किट में करंट है, आईसी, वो प्योरली डीसी है। वो डीसी कितना है, वही है आईसी क्यू। उस समय आउटपुट डीसी वोल्टेज कितना है, वही है वीसीई क्यू। क्लियर हुआ बात? कोई एसी सिग्नल डालने से पहले भी आपके आउटपुट सर्किट में करंट और वोल्टेज है, वो करंट कितना है, वो वोल्टेज कितना है, उसी को डिनोट कर रहे हैं किससे, आईसी क्यू एंड वीसीई क्यू से। बहुत सिंपल बात। देखो जब आप एसी सिग्नल डालेंगे तो आउटपुट सर्किट का जो करंट होगा आईसी, इसमें डीसी प्लस एसी दोनों रहेगा, आई एसी प्लस आई डीसी दोनों रहेगा। आप जो वोल्टेज है वीसीई, इसमें एसी वोल्टेज भी रहेगा, वीएसी प्लस वीडीसी दोनों रहेगा। लेकिन एसी, ये जब इनपुट सिग्नल डालेंगे तब नेट करंट जो होगा आउटपुट सर्किट का, उसमें एसी कंपोनेंट है, डीसी कंपोनेंट आएगा। लेकिन आप जब तक इनपुट एसी सिग्नल नहीं डाल रहे हैं फिर भी आउटपुट में कुछ करंट रहता है, वो करंट प्योरली डीसी करंट होता है। वो डीसी करंट कितना है उसी को आईसीक्यू से डिनोट करते हैं। और इनपुट सिग्नल डालने से पहले, इनपुट एसी सिग्नल डालने से पहले आउटपुट का वोल्टेज क्या है, वो प्योर डीसी वोल्टेज होगा, उसी को वीसीई क्यू से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है बात? ये क्या है आईसी क्यू और वीसीई क्यू? इस दोनों करंट और वोल्टेज से जो पॉइंट बना उसी को क्यू पॉइंट बोलेंगे, क्यू सेंट पॉइंट बोलेंगे, या ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों नाम रखा गया उसकी बात हम कर रहे हैं। पहले तो इस दोनों वैल्यू को समझो, ये दोनों वैल्यू कैसा वैल्यू है करंट का, आईसी का। ये कौन वैल्यू है आईसी का? ये छोड़िए, इसको हटाइए, इसको भी बताते हैं। ये तो इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए ये पॉइंट आप पता किया था, और ये पॉइंट, ये वो वैल्यू ऑफ डीसी करंट है आउटपुट सर्किट का जब तक आप इनपुट सिग्नल नहीं डाले हो। ये वो वैल्यू है वोल्टेज का, आउटपुट सर्किट के वोल्टेज का, जब तक आप कोई एसी इनपुट सिग्नल नहीं डाले हो। यानी हमारा कहना ये हुआ कि कोई सिग्नल को जो आप एम्पलीफाई करने चलेंगे उससे पहले एक बात क्लियर हो जाना है कि सिग्नल डालने से पहले आउटपुट सर्किट में क्या करंट है और आउटपुट का क्या वोल्टेज है, ये पता करके रख लेना है आपको। उसके अकॉर्डिंग सिग्नल डाला जाता है, समझे? आप बाइसिंग किए होंगे ना, बैटरी उटरी लगाए हैं, आउटपुट सर्किट में रेसिस्टर लगाए हो, इनपुट सर्किट में भी बैटरी और रेसिस्टर सब लगा हुआ है, वो तो लगाना ही है। ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करना है, ट्रांजिस्टर या डायोड एक्शन में आता है, उसके लिए पहले कुछ डीसी वोल्टेज, डीसी करंट देना पड़ता है ट्रांजिस्टर को, और उसके बाद आपको जिस एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है वो डालने जाओगे। ऐसा नहीं कि बिना बाइसिंग किए हुए और डायरेक्ट जिस सिग्नल को, जिस एसी को एम्पलीफाई करना है वो डाल दे। कहोगे सर ऐसा तो नहीं होता है घर उर में जो एम्पलीफायर खरीद के लाते हैं
उसको अलग से पहले बैटरी देते हैं और तब जाते हैं। नहीं, आप इक्के गो हम इनपुट देते हैं एसी, उसको डीसी कहाँ थोड़ी हम देते हैं बाहर से। अंदर में कुछ ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि आप जो एसी डाले हो उसका कुछ पार्ट पहले डीसी में कन्वर्ट होता है, जो उस सर्किट के अंदर जहां जहां ट्रांजिस्टर और डायोड होगा उसको एक्टिवेट करेगा। और तब जाके जो आप एसी सिग्नल डाल रहे हैं, माइक पर आप बोलने जा रहे हो, तो माइक तो साउंड, जो साउंड वेव है वो एसी सिग्नल में कन्वर्ट हुआ। और आप जो वो करंट वाला एसी डाले हो, घर वाला एसी करंट, वो डीसी में कन्वर्ट होता है अंदर में। और इनपुट सिग्नल, वो इनपुट सिग्नल नहीं हुआ कि आप पलक लगाए स्विच ऑन, वो इनपुट सिग्नल नहीं है। इनपुट सिग्नल है आपका माइक के पास जो बोले, वो इनपुट सिग्नल है। और वो जो पलक करंट डाले वो तो अंदर में डीसी में कन्वर्ट होता है। ऑल ओवर कोई सिग्नल को एम्पलीफाई करने से पहले आउटपुट सर्किट का क्या वोल्टेज है, आउटपुट सर्किट का क्या करंट है, वो टोटली कैसा वोल्टेज और करंट होगा, डीसी वोल्टेज और करंट होगा। क्योंकि बैटरी लगा के बाइसिंग करते हो, डीसी सोर्स से सोर्स लगा के बाइसिंग करते हो, वो जो भी वोल्टेज और करंट होगा वो डीसी होगा, प्योर डीसी होगा। और वो वैल्यू क्या है, उसी वैल्यू को हम लोग ICQ एंड VCEQ से डिनोट कर रहे हैं। अब इस दोनों वैल्यू से लेकर के जो जो पॉइंट बन रहा है इस ग्राफ में, इस वो पॉइंट निश्चित रूप से इस लाइन पर ही कहीं ना कहीं लाई करेगा, कहीं भी, उसी को क्यू पॉइंट बोलते हैं। अब ऐसा है बात कि हमने जो एसी सिग्नल डाला था सर्किट में, इनपुट सर्किट में हम लोग डाले होंगे, वो एम्पलीफाई होके आता है आउटपुट सर्किट में। तो उस एसी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है, पीक पॉइंट, इसी क्यू के आसपास होता है। मान लो इसका वैल्यू 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर डीसी करंट है, तो एसी करंट जो आएगा, एसी सिग्नल जो एम्पलीफाई होके आएगा, वो 10 के ही आसपास एम्पलीफाई होके आएगा। 14 हो सकता है, 15 हो सकता है उसका एम्पलीट्यूड, लेकिन 10 के ही आसपास होगा। आपने जो एसी करंट फिक्स्ड कर, सॉरी, जो डीसी करंट फिक्स्ड कर दिया आउटपुट सर्किट में, अब जो एसी सिग्नल डालने जा रहे हैं, वो एसी सिग्नल जब एम्पलीफाई होके आएगा तो इसी के अराउंड रहना चाहिए उसका एम्पलीट्यूड, इसी डीसी करंट के अराउंड रहना चाहिए। यदि ये चीज आपने सेट किए हैं 10 एम्पियर पर, तो आप बहुत ज्यादा आप एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करके लोगे, तो 15 एम्पियर तक का एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करके आप ले सकते हो। उससे ज्यादा करोगे तो सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, उससे कम करोगे तब भी सिग्नल में डिस्टॉर्शन। सब चीज को देखते रहिए क्या होना है यहाँ पर। अब टर्म सबको थ्योरेटिकली समझो, अभी क्या बोलना चाह रहे हैं हम। क्या बोले कि जो करंट आपने, जो डीसी करंट आप आउटपुट में सेट किए एसी सिग्नल डालने से पहले, उसी के अराउंड आपका एम्पलीफाइड एसी सिग्नल आएगा। इसलिए इसको ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, क्यू पॉइंट को। उसी के आसपास एसी सिग्नल को लेना है एम्पलीफाइड, यानी ये वैल्यू 10 एम्पियर, ये डीसी वैल्यू, डीसी करंट, तो हमारा एसी सिग्नल 15, 16, 14 के आसपास ही वैरी करते रहे। अब इस बात को लिख दीजिए कि द एम्पलीफाइड एसी सिग्नल, एम्पलीफाइड एसी सिग्नल must vary around, the ICQ and VCEQ.
ये बोल रहे हैं कि जो एसी सिग्नल जो आने वाला है आउटपुट में वो इसी आईसी क्यू के अराउंड वैरी करे या VCE क्यू के अराउंड वैरी करे, उससे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए उस एम्पलीफाइड एसी सिग्नल को। मींस एक वैल्यू से समझा रहे हैं आपको बार बार हम। यदि ये करंट, ये तो डीसी करंट है ना, ये करंट कैसे आया था? बैटरी जो लगाए थे आप आउटपुट में, आउटपुट सर्किट में आप बैटरी और रेसिस्टर सब लगाए हुए हो ना, इसके चलते क्या करंट हुआ? ये तो प्योर डीसी है ये करंट, जब तक आप कोई एसी सिग्नल नहीं लगाए हो इनपुट में। अभी तो टोटली जो भी करंट और वोल्टेज होगा क्या होगा? डीसी होगा, चाहे इनपुट हो या आउटपुट हो, सब डीसी वोल्टेज एंड करंट होगा, है ना। तो एक ये सर्किट से समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। एक सर्किट से इस थ्योरी को समझाना चाहे, रुक जाइए आप, थोड़ा इसको मिटा दीजिए। देखो अभी तक तो सर्किट ऐसे ही ड्रॉ करते थे, कोई एसी कंपोनेंट या एसी वोल्टेज वोल्टेज नहीं दिया जाता था। इतना तो मिनिमम बात है। ये ट्रांजिस्टर से काम लेना चाहते हो आप, तो ट्रांजिस्टर में इतना कनेक्शन तो होना ही होना है। अब इसमें ये वैल्यू क्या रखें? ये बेस टर्मिनल था, ये इमीटर, ये कलेक्टर, चलो ये वैल्यू को VBB, इस वोल्टेज को, ये डीसी वोल्टेज है टोटली, ये रेसिस्टेंस RB इधर से लें इसको, और ये RC, ये VCC। देखो ये RB, RC, VCC या VBB, ये सब वैल्यू कितना लें, ये डिपेंड करता है हमको कैसा एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। ऐसा नहीं कि यहां पर ये मान लो 5 वोल्ट का लिया, ये सपोज करो 1 वोल्ट का लिया, ये कुछ, तो आप इस फिक्स्ड बाइसिंग से आप कोई भी एसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर लोगे, ऐसा नहीं चलेगा। देखो दो बात है कि यदि पहले से ये सब फिक्स्ड हो गया कि ये इतना वोल्टेज है, इतना, यानी ये सब वैल्यू हम आपको दे दिया, और आपसे पूछे कि बताओ कि इस तरह का वैल्यू पर VCC का ये कुछ वैल्यू है, मान लीजिए 5 वोल्ट, इसका कुछ ओम होगा 2 ओम, ये सब वैल्यू दे दें और पूछे कि बताइए अब कि किस एसी सिग्नल को एम्पलीफाइड किया जा सकता है इस सर्किट से, वो पता करो। एक तो ये बात हुआ। दूसरा बात हुआ कि नहीं, हमको पता है कि हमको इस एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, तो इसके लिए VCC का क्या वैल्यू होना चाहिए, RB का क्या वैल्यू होना चाहिए, RC का क्या वैल्यू होना चाहिए। तो अभी हम उल्टा काम करते हैं। हमने मान लिया इस सब वैल्यू को फिक्स कर दिया, दे दिया आपको, और एक एसी सिग्नल जा रहे हैं एम्पली इसमें अटैच करने इनपुट सर्किट में। इनपुट सर्किट में एक एसी सिग्नल लगाने जा रहे हैं जिसको एम्पलीफाई करना है। वो कैसे लगाया जाता है वो सुनिए। एक कैपेसिटर लेना आप, और यहां पर वो एसी सिग्नल लेना, और एक स्विच भी लगा देना यहां। देखो ये थोड़ा बड़ा सर्किट बनाने दो, रुको। देखिए ये तो VBB, VCC, RC, ये इमीटर टर्मिनल, ये कलेक्टर, ये बेस टर्मिनल, ये RB, ये तो होता ही था। अब हम लोग जिस एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है उसको इनपुट सर्किट में अटैच करते हैं उस एसी सिग्नल को,
और अटैच करते, ये मान लो ये वो एसी सिग्नल है, ये वो इनपुट एसी सिग्नल है ये, जिसको एम्पलीफाई करना है। इसका जो भी एम्पलीट्यूड हो, मान लो इसका एम्पलीट्यूड इतना है, इसको बढ़ा के लेना चाहते हो आप इस एम्पलीट्यूड को, तो इस सिग्नल को आप अपने ट्रांजिस्टर सर्किट में डायरेक्ट मत कनेक्ट करना, इसको एक कैपेसिटर लगा के कनेक्ट किया जाता है। यहां पर एक स्विच डाल दें हम, जिस एसी सिग्नल को ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करना हो, उस एसी सिग्नल को इनपुट सर्किट में डालोगे, इस तरह से कनेक्शन करेंगे। लेकिन इस एसी सिग्नल को एक कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट करना बेस टर्मिनल में, ये कैपेसिटर को बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं इसको। अब ऐसा क्यों क्या जरूरी था कैपेसिटर डालना, क्या जरूरी था? सब बात का अपना एक पर्पस होता है, हर बात करने का। कैपेसिटर डालने का ये पर्पस है कि ये जो एसी सिग्नल है, हो सकता है इसमें कुछ डीसी नेचर हो, यदि कौन देखने गया ना, इस एसी सिग्नल में थोड़ा यदि डीसी नेचर हो, तो कैपेसिटर क्या करेगा, उस डीसी को ब्लॉक करेगा। कैपेसिटर का काम होता है डीसी को ब्लॉक करना। तो ट्रांजिस्टर सर्किट में ओनली एसी जाएगा, इसका ओनली एसी कंपोनेंट ट्रांजिस्टर में जाएगा। जो भी यदि डीसी कंपोनेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो फिर कैपेसिटर का कोई मीनिंग ही नहीं है। कहोगे सर यदि मान लीजिए इस एसी सिग्नल में, इस एसी सोर्स में थोड़ा सा डीसीओ नेचर है, तो बिना कैपेसिटर लगाए हुए डाल दें सर्किट में, उसको क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? थोड़ा जाने दीजिए डीसी। पहले से तो आप बैटरी उटरी लगा के डीसी डालवे किए हैं, और थोड़ा डीसी इधर से चलिए जाएगा, उसमें तो क्या दिक्कत है? नहीं तो सुनिए, हम लोग ये डीसी जो डाला था, ये डीसी उसके चलते जो करंट था आउटपुट में, और यदि इधर से थोड़ा डीसी चला जाएगा तो उस करंट में तो चेंजिंग कर देगा ना। उस करंट में चेंजिंग कर यदि हो जाता है, तो फिर जो ट्रांजिस्टर का परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बड़ा चेंजिंग आ जाता है। ये इतना मामूली बात नहीं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा डीसी चल गया इसमें। ऐसा तो कोई एसी सोर्स होता नहीं है जो एसी प्लस डीसी दोनों देता हो, लेकिन ऐसा है बहुत सारा। मान लो ना, आप रेक्टिफायर सर्किट वाला आउटपुट को लगा रहे हो, तो रेक्टिफायर सर्किट वाला आउटपुट में तो डीसी एसी दोनों होता है, ठीक है। जो डीसी करंट पहले से आउटपुट में डाल चुके हो, और मान लीजिए जिस एसी सिग्नल को एम्पलीफाई, वो भी थोड़ा सा डीसी सप्लाई यदि कर रहा है सर्किट में, तो पहला वाला आईसी में चेंजिंग आ जाएगा, और पहले वाला आईसी में चेंजिंग आने से ट्रांजिस्टर का परफॉर्मेंस में चेंजिंग आएगा। तो आप चाहते हो कि ट्रांजिस्टर का परफॉर्मेंस चेंज नहीं करे, पहले से जो फिक्स्ड कर दिया हम लोग आउटपुट सर्किट में, जितना आईसी का वैल्यू, जो डीसी करंट हमने फिक्स्ड कर दिया आउटपुट में, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। उसमें चेंजिंग होने से बहुत चेंजिंग आ सकता है। अभी देखते जाइए सर्किट को क्या क्या होने वाला है। तो इसलिए यदि इफ ये एसी सोर्स में थोड़ा डीसी है, तो उसको ये कैपेसिटर ब्लॉक करेगा, इसमें नहीं जाने देगा ट्रांजिस्टर में। इस बात से बचने के लिए इस कैपेसिटर को लगाते हैं। जनरली देखना बुक सब में आपको जिस एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है, उसको इस ट्रांजिस्टर के इनपुट में ऐसे ही कनेक्ट किया जाता है, एक कैपेसिटर लगा के कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर का काम सिंपली क्या है कि यदि ये सोर्स थोड़ा सा डीसी भी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको ये ब्लॉक कर देगा।
जिससे कि हमारा आउटपुट सर्किट में जो पहले से डीसी है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो। तो देखो, तो अभी स्विच ऑफ है, अभी हम एसी सिग्नल को कनेक्ट नहीं किए, स्विच ऑफ किए। बोल रहे हैं कि अभी ये एसी सिग्नल को नहीं डाले हैं, स्विच ऑफ किए हुए हैं, तो उस समय जो इसमें करंट होगा आईसी का वैल्यू वही है कौन करंट, आईसी क्यू। दिखाई दे रहा है आईसी क्यू ना? नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जो करंट है ना इस सर्किट में आईसी, इसी को आईसी क्यू बोलते हैं। अभी जो वोल्टेज होगा ये सी और ई के बीच का VCE, इसी को VCE क्यू बोला जाता है। कब? एकदम अब आपका डिफिनीशन इस फिगर से क्लियर है। क्यू पॉइंट का डिफिनीशन, क्यू पॉइंट ऐसा पॉइंट है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जो डीसी लोड लाइन पर कहीं ना कहीं होगा, उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट होगा और जो वोल्टेज होगा आउटपुट सर्किट का, वही है आईसी क्यू। और उस समय जिस समय इनपुट सिग्नल आप नहीं डाले, विदाउट इनपुट एसी सिग्नल, जो वैल्यू है आईसी का और VCE का, उसी को उसी से रिलेटेड जो पॉइंट है आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में, उसको क्यू पॉइंट बोलते हैं। डिफिनीशन क्लियर है क्यू पॉइंट का? कुछ पूछना है यहां पर किसी को? क्या हम एसी डाल दिया इस ट्रांजिस्टर में? नहीं डाला, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, अभी एसी डाले नहीं है। उस समय देखो आउटपुट में क्या है करंट, जो भी करंट है उसी को आईसी क्यू लिखा, जो भी वोल्टेज है उसको VCE क्यू लिखा। और आईसी क्यू एंड VCE क्यू लेके एक पॉइंट बनाओ ना भाई, VCE क्यू एंड आईसी क्यू लेके एक पॉइंट बनाओ ना। अब ये पॉइंट कहां पर है डीसी लोड लाइन में? मान लो ये पॉइंट यहां है, यहां ये, इसी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आईसी का वैल्यू है वो आईसी क्यू है, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो VC का वैल्यू है वो VCE क्यू है, इसी को क्यू पॉइंट। ठीक है, बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। यदि ये नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आएगा। कहोगे करंट और वोल्टेज के वैल्यू को पॉइंट बोल दे रहे हैं। अरे तो भाई ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खाली पढ़े हो एक्स वाई के लिए क्या, कि एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू से पॉइंटे न बनता है एक तो एक्स वाई एक्सिस में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खाली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए पढ़े थे, करंट और वोल्टेज कोऑर्डिनेट के लिए नहीं। ठीक है, पहले तो इनपुट सिग्नल डालने से पहले मेजर कीजिए कितना आईसी है और कितना VCE है, उसी को, उसी वैल्यू को बोल रहे हैं हम लोग। उस वैल्यू से रिलेटेड जो पॉइंट होगा इस ग्राफ में उसी को क्यू पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं हम। और एक जो जरूरी बात हम आपको क्या बोला, ये जो एसी सिग्नल जब डाल देंगे ना तो ये सिग्नल एम्पलीफाई होके आएगा इस सर्किट में, और वो जो एम्पलीफाई होके आएगा वो इसी आईसी क्यू के आसपास होगा, इससे बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी यदि ये आईसी क्यू 10 एम्पियर है, सुन लो, ये वैल्यू 10 एम्पियर है, तो क्लियरली ये इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड 10 से कम ही होना चाहिए। जरूरी नहीं है, ये मान लो इनपुट सिग्नल मान लो 8 एम्पियर का है और आईसी क्यू है 10 एम्पियर का। अब जब कनेक्ट कर दोगे तो ये 8 एम्पियर यहां जब आएगा तो 10 के ही आसपास आएगा, यानी 14 हो सकता है, 12 एम्पियर हो सकता है, इसी के आसपास होगा, उसी 10 एम्पियर के आसपास रहेगा वो एसी सिग्नल, उसी के अराउंड उसका फ्लक्चुएशन होगा एसी सिग्नल का 10 एम्पियर के आसपास। इसलिए उसको इस क्यू पॉइंट को इसलिए ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोला गया है। अब सुनिए, जनरली
ये क्यू पॉइंट डीसी लोड लाइन के मिड पॉइंट पर लिया जाता है। आप कैसा बैटरी लगाओगे, वीसीसी, वीबीबी, आरबी का वैल्यू क्या रखोगे, आरसी का वैल्यू क्या रखोगे, ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना वीबीबी का, वीसीसी का, कि क्यू पॉइंट डीसी लोड लाइन के ठीक मिड पॉइंट पर आवे। मिड पॉइंट से, और ये जो डीसी लोड लाइन है इसके मिड पॉइंट पर रहना चाहिए क्यू पॉइंट को। इधर इधर चला जाएगा यदि क्यू पॉइंट, तो वो भी गड़बड़ रिजल्ट दे सकता है। वो दिखा रहे आगे हम। या इधर, यहां इधर सेलेक्ट करोगे क्यू पॉइंट को, तो उससे भी आउटपुट आपका आउटपुट डिस्टॉर्टेड आता है। वो बता रहे क्या डिस्टॉर्शन का क्या मीनिंग है। जनरली क्यू पॉइंट सेलेक्ट करते हैं हम लोग डीसी लोड लाइन के मिड पॉइंट पर। इस बात को मेंशन करो तो इन जनरल। अब क्यों क्यों मिड पॉइंट पर ये समझा रहे हैं। इधर चले जाने से क्या प्रॉब्लम होगा, इधर ले लेने से क्या दिक्कत आ सकता है। इन जनरल क्यू पॉइंट विल टेकन at mid point of DC load line, mid point of DC load line। क्यों, अब देखो आप क्यों मिड पॉइंट पर लेते हैं, इधर साइड में क्यों नहीं लिए, उससे क्या प्रॉब्लम होना है। सो देखिए, हमने ये बहुत सारा ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ किया था। ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ किए थे उससे ये बात पता चलता है। तीनिए को अभी मान लो, तीनिए को कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। चलो देखो क्या प्रॉब्लम है। सो आप यहां पर लिए क्यू पॉइंट, तो आपका एसी सिग्नल ये जो आईसी है, आउटपुट सर्किट का करंट, इस करंट में एसी प्लस डीसी दोनों है, ध्यान रखना, क्योंकि इनपुट सिग्नल डाल के बात कर रहे हैं। और ये क्यू पॉइंट है। अभी अभी क्या बोला था, जो आउटपुट सर्किट का एम्पलीफाइड एसी जब आता है तो उसी क्यू पॉइंट के अराउंड वो फ्लक्चुएट करता है। ये बात अभी बोले थे। ये देखो, ये गौर करना बात को। ये आईसी का आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल है। ये आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल। अब इस सिग्नल का कोई पोर्शन कट ऑफ रीजन में नहीं चला जाए, इसलिए एक बाउंड्री हम यहां कट ऑफ लाइन पर ले लिया। एक बाउंड्री कट ऑफ लाइन पर ले लिए। आपके एम्पलीफाइड सिग्नल का कोई पोर्शन यदि नीचे खिसक जाएगा ना, तो कट ऑफ रीजन में ये चला जाना, मतलब उस टाइम इंटरवल तक आउटपुट नहीं मिलना। या कोई पोर्शन है आपके इस एम्पलीफाइड सिग्नल का सैचुरेशन रीजन में नहीं चला जाए, इधर नहीं भाग जाए, वो मैक्सिमम यहीं से ये रिटर्न हो जाए। ये ऐसे इससे ऊपर नहीं खिसक जाए। ये ग्राफ इससे ऊपर नहीं खिसक जाए, नहीं तो सैचुरेशन रीजन में चला गया। सैचुरेशन रीजन में चला जाना यानी आउटपुट करंट इनपुट पर डिपेंड नहीं करना हुआ, यानी उस टाइम तक इनपुट में वैरी करोगे तो आउटपुट में वेरिएशन नहीं आएगा जब तक वो सैचुरेशन रीजन में रहेगा। क्या देखे थे सैचुरेशन रीजन वाला में कि आउटपुट करंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनपुट, ऐसा नहीं होना चाहिए। कट ऑफ में क्या देखा था, कट ऑफ में भी आउटपुट करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनपुट। एक तो ये प्रॉब्लम कि आउटपुट इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और दूसरा प्रॉब्लम कि कट ऑफ रीजन में करंट बहुत कम हो जाता है।
निग्लिजिबल। सैचुरेशनो रीजन में दो प्रॉब्लम, वहां पर एक तो आउटपुट इनपुट पर डिपेंड नहीं करता है, और दूसरा बात करंट बहुत लार्ज हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एम्पलीफाई करना है सिग्नल को, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाना चाहिए सिग्नल का एम्पलीट्यूड, जैसे उससे क्या होगा, ट्रांजिस्टर जल जाएगा, बहुत ज्यादा करंट सडनली हो जाएगा। तो दूसरा जरूरी क्या बात, एकदम कम हो, नेग्लिजिबल हो भी नहीं होना चाहिए। एक जरूरी बात कि आउटपुट को डिपेंड करना चाहिए इनपुट पर। तो ये सब न कट ऑफ में हो पाएगा ना सैचुरेशन में। आपको एक्टिव रीजन में रहना होगा। करंट का ऐसा वैल्यू आपको ले रखना है जो एक्टिव रीजन में लाइक करे। ये पहले भी हम लोग 3 रीजन जो डिफाइन किया था, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। एंड फॉर एम्पलीफायर वी हैव टू रिक्वायर ओनली एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या था, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। देखो वो बात सब जो बोले थे ना, वहां नहीं समझ में आएगा क्यों ऐसा बाइसिंग कर रहे हैं। क्यों एम्पलीफायर के लिए ये जरूरी है कि हम इमीटर बेस को रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस क्यों किया। और वो जो बाइसिंग है उसको एक्टिव रीजन बोलते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, ये मेरा सिग्नल मान लीजिए ये एम्पलीफाइड एसी सिग्नल है आउटपुट सर्किट का, और इस एम्पलीफाइड एसी सिग्नल का कोई पार्ट, कोई पोर्शन न कट ऑफ में चला जाए और न कोई पोर्शन सैचुरेशन में चला जाए। ऐसा यदि हो जाता है, कट ऑफ में कुछ पोर्शन चला जाता है, कुछ वो चीज एम्पलीफायर के लिए वो चीज करना नहीं है आपको। एम्पलीफायर में ऑल टाइम पर सिग्नल का हर पोर्शन एक्टिव रीजन में लाई करना चाहिए। इसलिए क्यू पॉइंट को हम लोग ठीक मिड पॉइंट पर सेलेक्ट करते हैं। यदि क्यू पॉइंट को यहां खिसका के मान लो यहां पर ले आते, यहां पर, अब यही सिग्नल को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, कुछ पार्ट इसमें भाग जाएगा, सैचुरेशन रीजन में भाग जाएगा इसका। या मान लो क्यू पॉइंट को हम यहां पर ले आवे खिसका के, मिड पॉइंट से हटा के, तो सिग्नल को फिर नीचे लाना होगा इस सिग्नल को, क्योंकि सिग्नल को उसी के आसपास वैरी करना है, क्यूए पॉइंट के अराउंड वैरी करना है। और क्यू पॉइंट मान लीजिए यहां आ गया, ये सिग्नल भी उतने ही अमाउंट से इधर आएगा, तो इसका ये पार्ट, इस पोर्शन में से कुछ पोर्शन भाग जाएगा कहां, कट ऑफ में भाग जाएगा। देखिए ये फिगर, मान लो क्यू पॉइंट को हम बीच में नहीं रख के यहां रख दिए लो, या सैचुरेशन रीजन के क्लोज यहां पर रख दिए मिड पॉइंट, तो यहां पर एक लाइन ले आइए आप, है ना, ये लाइन। अब इसी के अराउंड हमारा, अब ये देखो ये एक लाइन और इधर एक लाइन ले लो, तो ये जो आउटपुट सिग्नल है यहां इतना हाइट तक जा रहा है, इससे जितना सिग्नल जो होता है, जितना एम्पलीट्यूड जितना उधर ऊपर जितना होगा उतना ही हाइट नीचे, लेकिन इतना नीचे जाएंगे तो ये भाग जा रहा है, इस लाइन से नीचे भाग जा रहा है, यानी ये जो पोर्शन है कट ऑफ में चला जाता है ये पोर्शन। यानी सिग्नल आपका ऐसा मिलेगा, आउटपुट सिग्नल आपका ऐसा मिलेगा, ऐसा हो जाएगा आउटपुट सिग्नल, ऐसा हो जाएगा, ये इतना पोर्शन कट ऑफ में चला गया, कट ऑफ रीजन, यानी करंट आई नहीं उतना उस टाइम इंटरवल। इसलिए क्यू पॉइंट ये नीचे लेने से, क्यू पॉइंट को जब ऊपर लेते हो, यहां पर लेते हो क्यू पॉइंट को, ये दिस रीजन ऑफ आउटपुट सिग्नल लाइज इन कट ऑफ रीजन इफ क्यू पॉइंट विल क्लोज टू कट ऑफ रीजन। यदि क्यू पॉइंट क्लोज टू कट ऑफ रीजन रखते हैं तो मेरा आउटपुट सिग्नल का कुछ पोर्शन कट ऑफ रीजन में चला जाता है, दैट इज वो सिग्नल को डिस्टॉर्टेड सिग्नल बोला जाएगा। वैसा सिग्नल नहीं चाहिए हमको आउटपुट में, उसको डिस्टॉर्टेड सिग्नल बोलते हैं।
नॉइज बोलते हैं, ऐसे फिजिक्स की भाषा में उसको नॉइज बोला जाता है। आप ही को रुक रुक के आवाज आवे, हम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं लेकिन आपको आवाज फंसे, नहीं बोलते आवाज फंस रहा है सर, हिचकिचा के आ रहा है, मतलब रुक रुक के आ रहा है आवाज, यही हो रहा है। आप जो आउटपुट सिग्नल है ट्रांजिस्टर का, उसका कुछ कुछ पोर्शन कट ऑफ में भाग जा रहा है। अच्छा, कभी बोलते हो ना सर बहुत बढ़ जा रहा है अचानक आवाज, अचानक घट जा रहा है, ऐसा बोलते हो। इसमें क्यू पॉइंट हमारा एक्चुअली, क्यू पॉइंट को लोग सेलेक्ट करके रखता है, यहां पर फ्लक्चुएशन होते रहता है क्यू पॉइंट में। मान लीजिए ये मिड पॉइंट, तो यहां, रुको, ये सब ड्रॉ करोगे, थोड़ा ड्रॉ करो तो इस फिगर में क्या बोलना चाह रहे हैं। ये ठीक है, ये एग्जैक्ट सही है, यही चाहिए आपको। आपका आउटपुट सिग्नल का कोई पोर्शन न कट ऑफ में जाए, न कोई पोर्शन सैचुरेशन रीजन में जाए, ये चीज सही है। अब ये सब गलत चीज है, ये सब नॉइज नॉइज देगा, ऐसा काम करते हैं। तो यहां पर क्यू पॉइंट क्लोज टू कट ऑफ रीजन, तब क्या हुआ, तब हुआ ये कि हमारा आउटपुट सिग्नल का, ये जो आउटपुट सिग्नल है इसका कुछ पार्ट जो है सो भाग जा रहा है किसमें, इसका कुछ पार्ट भाग जा रहा है हमारा कट ऑफ में। ये लैंग्वेज में अभी लिखेंगे हम, ये सर्किट का डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे, इस ग्राफ का डिस्क्रिप्शन। पहले आप ग्राफ से समझ लो, इसको ड्रॉ कर लिए। ये जो बात लिखे कि इन जनरल क्यू पॉइंट इज टेकन एट मिड पॉइंट ऑफ दिस सिलॉट लाइन, क्यों मिड पॉइंट, यहां पर एग्जैक्टली देखो मिड पॉइंट पर है क्यू पॉइंट, और मिड पॉइंट पर लेने से क्यू पॉइंट को, उससे क्या होता है, उससे होता है हमारा ये कि ये जो आउटपुट सिग्नल है वो डिस्टॉर्टेड नहीं आता है, उसका कोई भी सिग्नल का कोई भी पार्ट न कट ऑफ में फॉल करता है न सेचुरेशन में। दैट इज वो फेथफुल सिग्नल, सॉरी, उस तरह के सिग्नल को फेथफुल सिग्नल बोलोगे। सिग्नल दो नेचर का, फेथफुल सिग्नल एंड डिस्टॉर्टेड सिग्नल। फेथफुल सिग्नल मतलब जिस फ्रीक्वेंसी का आपने डाला था सिग्नल, जिस शेप का डाला था सिग्नल, उसी शेप और उसी फ्रीक्वेंसी का आउटपुट में एम्पलीफाई होके आया। खाली आम हाइट बढ़ गया सिग्नल का, न फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग न शेप में चेंजिंग, बस खाली ये पिक, ये हाइट खाली बढ़ गया, एम्पलीफाई होके आया। उस तरह के सिग्नल को फेथफुल सिग्नल बोलते हैं। और यदि फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग हो गया सिग्नल का या शेप में चेंजिंग हो गया तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड सिग्नल। ये मान लीजिए था मेरा इनपुट सिग्नल और ये मान लो मेरा है आउटपुट सिग्नल, तो ये फेथफुल सिग्नल हुआ। ये छोटा वाला लाइन, छोटा वाला ग्राफ इनपुट सिग्नल, ये बड़ा वाला ग्राफ आउटपुट सिग्नल। तो क्या दिख रहा है, दोनों सिग्नल का फ्रीक्वेंसी सेम दिख रहा है ना। ये इंटरवल जितना इस छोटका वाला का है वही इंटरवल किसका है, जो टाइम पीरियड छोटा वाला सिग्नल का वही टाइम पीरियड बड़ा वाले सिग्नल का भी है, दैट इज दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। दूसरा बात, जैसा शेप इस छोटा वाले सिग्नल का वैसा ही शेप इसका, यानी वो शेप सेम है। दैट इज, इस तरह का सिग्नल को फेथफुल सिग्नल बोलते हैं। और ऐसा तभी संभव है जब इस सिग्नल का कोई पार्ट न कट ऑफ में जा रहा हो न कोई पार्ट सैचुरेशन में जा रहा हो, उस तरह के सिग्नल को फेथफुल सिग्नल। और डिस्टॉर्ट, तो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज आउटपुट सिग्नल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेथफुल सिग्नल।
न फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ न शेप में चेंज हुआ, खाली एम्पलीफाई हुआ, एम्पलीफिकेशन हुआ ओनली, और कोई चीज में चेंजिंग नहीं किया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर ठीक है एम्पलीफाई तो हुआ लेकिन डिस्टॉर्टेड है। क्यों डिस्टॉर्टेड है, इसका कुछ टाइम तक सिग्नल है ही नहीं, जीरो, ये इतने ही, ये कट ऑफ में भाग जा रहा है, इसको डिस्टॉर्टेड सिग्नल बोलते हैं। इस तरह के सिग्नल को डिस्टॉर्टेड सिग्नल। कैसा सिग्नल चाहिए आउटपुट में आपको, फेथफुल सिग्नल। उसके लिए क्या जरूरी बात, उस आउटपुट सिग्नल का कोई रीजन ना कट ऑफ में जाए ना सैचुरेशन रीजन में फॉल करे। और इसके लिए क्या जरूरी बात, इसके लिए क्यू पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। कहां पर, मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट पर नहीं रखोगे, मिड पॉइंट से नीचे रखोगे तो कुछ पार्ट कट ऑफ में भागने का डर है, वो पोर्शन क्लिप हो जाता है, क्लिपिंग हो गया उस पोर्शन में। वो सर्किट नहीं पढ़ना था, क्लिपिंग सर्किट, क्लैंपिंग सर्किट भी था पुराने सिलेबस में, वो इस अभी वाले सिलेबस में नहीं है। क्लिपिंग क्लैंपिंग, इसको क्लिपिंग सर्किट भी, क्लिपिंग क्लिप्ड सिग्नल भी बोलते हैं। हम जो बात बताना चाह रहे हैं आपको, रुकिए, ये मिड पॉइंट दिख रहा है तो यहाँ पर क्यू पॉइंट लेते हैं, ठीक है। क्यू पॉइंट मान लो यहाँ पर लेते हैं हम, हाँ अब ठीक है। देखिए ये क्यू पॉइंट यहाँ लिया, देखो अब ठीक है। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का कुछ पार्ट कट, ये सेचुरेशन में आ जा रहा है, कुछ पार्ट देखिए यहां पर क्यू पॉइंट लेते हैं, इस पोर्शन का कुछ पार्ट सेचुरेशन रीजन में आ जा रहा है। गौर करना, ये पोर्शन देखो ऐसे ले चलते ना अगर आपको, तो कुछ पार्ट किस रीजन में भाग जा रहा है, सेचुरेशन, क्योंकि इस सिग्नल को क्यूए के वाले लाइन पर के एलोंग ऑसिलेट करना है, क्यू वाले लाइन के एलोंग। तो कुछ पोर्शन, इतना पोर्शन सेचुरेशन में आ जा रहा है, ये भी क्लिप्ड हुआ, ये मतलब ये नहीं लेना है आपको, ये पार्ट ये सेचुरेशन रीजन में चला गया। यदि यहां होता, यदि यही यही क्यू पॉइंट यहां पर होता तो शायद इस पोर्शन को नीचे कर दो तो ये पॉइंट यहां पर फॉल करता। देखो अब नहीं भाग रहा है, यहीं पर बाउंड्री पर रह जा रहा है, अंदर में नहीं भाग रहा है, ये नीचे खिसका देते हैं तो देखो, इफ क्यू पॉइंट lies above the midpoint of DC load line, मिड पॉइंट ऑफ डीसी लॉड लाइन, तो क्या प्रॉब्लम होगा, यदि क्यू पॉइंट डीसी लॉड लाइन के मिड पॉइंट से ऊपर लाई कर रहा होगा तो क्या दिक्कत, दिक्कत ये कि आउटपुट सिग्नल का कुछ पार्ट सेचुरेशन में चला जाएगा। देन सम ऑफ द पोर्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल, sum of the portion of output signal sum of the portion of output signal lies in saturation region, lies in saturation region, or if Q point lies below the midpoint, then sum of the portion goes to
कट ऑफ रीजन, then both of the signal will is called distorted signal. Then both of the signal is called distorted signal. Both of the signal is called distorted signal. और यदि मिड पॉइंट पर रहता है तो ये निचला पोर्शन कट ऑफ में जाने का चांस नहीं रहता है, ऊपर वाले पोर्शन में से कोई पोर्शन को सैचुरेशन में जाने का कोई चांस नहीं रहता है। ठीक है, एक्टिव रीजन में लाई करता है। यानी फेथफुल सिग्नल के लिए ये जरूरी है कि आउटपुट सिग्नल का हर पार्ट एक्टिव रीजन में लाई करे, तो उसको फेथफुल सिग्नल बोलेंगे। और एम्पलीफायर के लिए वही सिग्नल की जरूरत है आपको, दैट इज आउटपुट सिग्नल मस्ट लाइज ऑलवेज इन एक्टिव रीजन। आउटपुट सिग्नल मस्ट लाइज ऑलवेज इन एक्टिव रीजन। ऑलवेज इन एक्टिव रीजन। और उस तरह के सिग्नल को फेथफुल सिग्नल। देखिए अब है, चलो ये तो ट्यूब पॉइंट की बात किया हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मेथड स्टेबिलिटी फैक्टर। पहले पढ़ेंगे हम लोग, इसी क्यू पॉइंट से ही रिलेटेड चीज है, वो है स्टेबिलिटी फैक्टर। यानी आप अपने सर्किट का जो आउटपुट करंट है, वोल्टेज है, उसको स्टेबल करना चाहते हो। यानी क्यू पॉइंट ऑलवेज मिड पॉइंट पर लाई करे, डीसी लॉड लाइन के मिड पॉइंट पर, वो इधर उधर नहीं खिसके। क्यू पॉइंट अपना पोजीशंस को चेंज करते रहता है।